हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नवचेतना एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में या इस चैनल के माध्यम से हम आपको बाल विकास जो कि टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम में आते हैं, इससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों को, विभिन्न विषय वस्तुओं को, विभिन्न तथ्यों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो पिछले कई वीडियो में हमने बाल विकास, उसके प्रभाव, विकास को प्रभावित करने वाले कारक और बुद्धि, ऐसे कई तथ्यों पे हमने बातें की हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी है। दोस्तों, इस पे आज हम चर्चाएं करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन भी कुछ देखे जाएंगे, क्योंकि सामने हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है और ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो सीटेट के एग्ज़ाम में आता है। इससे एक क्वेश्चन तो आपका बनना ही बनना है। और चलिए आज इस टॉपिक पे हम व्याख्यात करते हैं। पर्सनालिटी, जिसको हिंदी में हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो पर्सनालिटी क्या है और व्यक्तित्व क्या है? तो पर्सनालिटी जो शब्द है, पर्सनालिटी शब्द ये लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना हुआ है। परसोना शब्द का जो अर्थ लगाया जाता है वो नकाब या मुखौटा, नकाब या मुखौटा। अर्थात इसकी व्याख्या जो होती है कि किसी रंगमंच पे जो कलाकार अपने किसी किरदार में है, एक साधारण सा व्यक्ति जो रंगमंच पे आता है वो किसी न किसी किरदार का वो किरदार के रूप में होता है। तो वो किरदार को निभाने के लिए जिस नकाब का या जिस पोशाक का, नकाब से हम पूरे पोशाक को समझ सकते हैं, जिस पोशाक को उसने ग्रहण किया हुआ है, जिस मुखौटों के उसने ग्रहण किया हुआ है, वही जो उसका पर्सनालिटी कहा जाता है। जैसे एक साधारण सा व्यक्ति है, एक मोहन नाम का व्यक्ति है, और जब वो रंगमंच पे आता है यानी किसी नाटक में जो है वो प्रतिभाग कर रहा है, किसी रामायण में या ऐसे तमाम जो कार्यक्रम चलते हैं जो रंगमंच में, इनके अंतर्गत जब वो कोई कैरेक्टर लेकर के आता है, नाम उसका मोहन है, लेकिन जब वो कैरेक्टर में आता है यानी रंगमंच पे आता है, हो सकता है वो राजा के वेश में आए, उसका जो कैरेक्टर होगा तो वो राजा का होगा, तो उसके सारे वेशभूषा जो होंगे वो राजा के जैसे होगा, उसका पहनावा, उसकी बोलचाल, उसकी भाषा, उसकी एक्टिविटी, वो सब चीज़ें जो होंगी वो किसी राजा के जैसे ही हो सकता है। हो सकता है किसी सामान्य से व्यक्ति का उसका कैरेक्टर हो। तो जिस भी कैरेक्टर में वो आएगा उसका रंग रूप, उसका स्वरूप, उसकी बोली भाषा वही प्रदर्शित होगी। तो कोई भी व्यक्ति जो दूर से उस नाटक को देख रहा होता है वो सिर्फ उसके पोशाक को देख के बोल देगा कि ये किस कैरेक्टर में है। तो यही तात्पर्य यहाँ रखा जाता है। पर्सनालिटी शब्द का जो अर्थ होता है वो इसी कॉन्सेप्ट में होता है कि कोई भी व्यक्ति कैसा दिख रहा है वही उसकी पर्सनालिटी होती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो पर्सनालिटी शब्द है, ये जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर रहा है, ये एक पक्षी बातें हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जैसा दिख रहा है बाहर से वो वैसा ही हो सकता है उसका रहन सहन या उसके पहनावे, उसकी बोली भाषा वो कुछ और हो, यानी वो प्रेजेंट टाइम या क्षणिक हो, वो बोल ऐसा रहा है, लेकिन उसके अंदर के जो विचार होते हैं वो वैसे ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो यथास्थिति अपनी बातों को रखता है। तो कहीं कहीं ऐसी स्थितियां होती हैं कि वो अपने विचार जो होता है वो बिल्कुल विपरीत हो जाता है, उसके आंतरिक विचार कुछ और है लेकिन सामने वो प्रदर्शित कुछ और कर रहा हो। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना जो है वास्तविकता नहीं हो पाती, या वो आप रियल उसको नहीं कह सकते कि उसका वास्तविक या रियल जो व्यक्तित्व है वो वही होगा। तो व्यक्तित्व का जो वास्तविक अर्थ समझा जाता है उसका तात्पर्य होता है कि किसी भी व्यक्ति के जो बाहरी गुण है जिसको हम देख रहे हैं वो तो सही है, उसके साथ साथ उसका जो आंतरिक गुण होता है, यानी उसका जो विचार है, उसका जो भाव है वो कैसे है, वो उसके विचार और भाव उसके बाहरी वेशभूषा से मैच कर रहे हैं कि नहीं, व्यक्ति जैसे विचार रखता है बात भी वैसा ही कर रहा है कि नहीं। जब इन दोनों का समायोजन होता है या इन दोनों को एक साथ रख करके डिफाइन किया जाता है तब वो व्यक्तित्व होता है। इस व्यक्तित्व का जो डिफिनेशन है, इसको समझने के लिए एक डिफिनेशन हम समझ सकते हैं जो आलपोर्ट महोदय ने दिया। आलपोर्ट महोदय ने दिया हुआ है। आलपोर्ट महोदय व्यक्तित्व के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इन्होंने एक व्यक्तित्व का सिद्धांत भी दिया है जिसको हम सिलगुण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आगे इसकी व्याख्या हम फिर करेंगे।
तो यहाँ हम आलपोर्ट का नाम ले रहे हैं क्योंकि इनकी जो परिभाषा है वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए सबसे बेस्ट परिभाषा मानी जा सकती है। इन्होंने कहा किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण से उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यानी किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उसके आंतरिक और बाह्य गुणों का जो है संगठन है, जो गतिशील भी होता है और वो जो है संगठित भी कहता है और वातावरण के साथ समायोजन भी निर्धारित करता है। तो इन्होंने अपने परिभाषा में 3 तथ्य रखे, 3 बातों को रखा। एक कहते हैं किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो आंतरिक और बाह्य गुणों का संगठन है। आंतरिक और बाह्य, ये 2 प्रकार के गुणों का संगठन है। संगठन है कैसा संगठन है? गत्यात्मक संगठन। गत्यात्मक संगठन जो वातावरण से उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। कैसा समायोजन? अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो ये 3 बिंदु हैं जिनसे आप इनके व्यक्तित्व को अच्छे से समझ सकते हैं, इनकी परिभाषा को, इनके द्वारा कही गई बातों को आप अच्छे से मान सकते हैं। तो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? वो आंतरिक और बाह्य गुणों का एक संगठन है। जैसे अभी हमने आपको यहाँ समझाया कि आंतरिक गुण और बाह्य गुण, यानी उस व्यक्ति के जो विचार है, उसके जो भाव हैं, वो उसके बाहरी गुण, यानी जैसा वो कार्य कर रहा है, उसके क्रियाकलाप जैसे हैं, वो बाहर से जैसा एक्टिव है, वो दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। दोनों गुणों का संगठन होता है, यानी बाहर जो काम कर रहा है और अंदर जो विचार कर रहा है, वो कैसा संगठन होगा? गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब गति करता हुआ, क्योंकि ये मानव विकास जो है वो आजीवन चलता रहता है, वो गतिशील होता है, कुछ न कुछ चीज़ें व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो यथास्थिति समय के साथ वो बदलती रहती है, क्योंकि वो अपने गति यानी गुणों का जो संगठन है आंतरिक और बाह्य, उसको वो ऐड कर रहा है, वो नई नई चीज़ें सीख रहा है, पुराने जो निरर्थक चीज़ें हैं उसको वो हटा रहा है। इसलिए उसका व्यक्तित्व जो है वो हमेशा गति करता रहता है, इसलिए कहते हैं गतिशील गुणों का वो संगठन होता है। तो व्यक्तित्व में क्या है? आंतरिक गुण और बाह्य गुणों का संगठन होता है, लेकिन ये गुण कैसे होंगे? वो गतिशील होंगे, यानी वो बदलते रहेंगे, नई चीज़ें आती रहेंगे, नए गुण नए क्षमताएं व्यक्ति अपने आप में डेवलप करता रहेगा और पुराने गुण को वो खत्म करता रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अद्वितीय समायोजन। अद्वितीय समायोजन, व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से अद्वितीय समायोजन करता है, यानी जैसा समायोजन वो करता है उसके जैसा कोई दूसरा समायोजन नहीं कर सकता। तो यहाँ थोड़ा सा समायोजन को भी समझना आवश्यक है। समायोजन क्या होता है? तो समायोजन, जिसको हम अंग्रेजी में एडजस्टमेंट कहते हैं, एडजस्टमेंट जो 2 विभिन्न पहलुओं के बीच होता है, यानी 2 अलग अलग व्यक्ति के बीच हो सकता है, 2 अलग अलग परिस्थितियों के बीच हो सकता है। तो जब 2 परिस्थितियां हों, दोनों में से किसी के बदलने की कोई भी कंडीशन हो, यानी एक के लिए दूसरा बदलता है, दूसरे के लिए पहला बदल सकता है, तो वो समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि 2 मित्र हैं जो एक साथ रह रहे हैं, हमेशा उनका उठना बैठना रहन वो सारी चीज़ें एक साथ है, तो उनके मध्य समायोजन इतना अच्छा होता है, यानी एक तकलीफ में है तो दूसरा उस बात को समझता है, दूसरा तकलीफ में है तो पहला उस बात को समझता है, यानी एक दूसरे के परिस्थितियों के, एक दूसरे के सुख दुख को, सारी बातों को वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको समझते हैं, और वही कहा जाता है कि उनका समायोजन जो है वो बहुत अच्छा चलता है और उनकी दोस्ती जो होती है वो लंबे समय तक बरकरार रहती है। जबकि ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कुछ दिन तो बड़े अच्छे से साथ रहते हैं और फिर छोटी सी बात को लेकर के उनके जो मन के जो विचार हैं वो अलग अलग हो गए, यानी जिसको हम कहते हैं मतभेद हो गया, तो इसके वजह से उनकी दोस्ती टूट जाती है। ऐसे तमाम ऐसे रिश्ते हैं जहाँ हर व्यक्ति को एडजस्ट करना पड़ता है। एक पति को एक पत्नी से जब तक दोनों का एडजस्टमेंट अच्छे से नहीं होगा, समायोजन अच्छे से नहीं होगा, तब तक उनकी लाइफ जो है वो सेटल नहीं हो सकती, अच्छे से नहीं रह सकती। ऐसे एक गार्जियन को अपने बच्चे की बात को भी समझना चाहिए, बच्चे को अपने गार्जियन की भी बातें समझनी चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग उनकी होनी चाहिए, उनका समायोजन अच्छे से होना चाहिए। तो सब मिला के यहाँ क्या तात्पर्य है? व्यक्तित्व का क्या अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो उसके आंतरिक और बाह्य गुणों का गति करता हुआ एक संगठन है जो वातावरण से उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो ये व्यक्तित्व है जिसके अंतर्गत आंतरिक और बाह्य गुणों का संगठन होता है। ये व्यक्तित्व हो गया। अब हम व्यक्तित्व के सिद्धांत को कुछ समझ लेते हैं। व्यक्तित्व को बहुत सारे सिद्धांत हैं और कई बार सिद्धांतों के नाम को लेकर के ही, उनकी विशेषताओं को लेकर के ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आइए कुछ विशेष सिद्धांतों की व्याख्या हम यहाँ पे करते हैं। जैसे एक सिद्धांत है, सबसे फेमस सिद्धांत जो है वो फ्रायड महोदय का है। फ्रायड, जिनको हम सिगमंड फ्रायड भी
कहते हैं। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। दोस्तों आपने इड, ईगो, सुपर ईगो, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इन सब के विषय में पढ़ा होगा, इन सबको आपने सुना होगा। और इसका जो प्रतिपादन किया है, इनकी जो व्याख्या की है, वो फ्रायड महोदय ने ही की है अपने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के अंतर्गत। तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड महोदय ने। इसके अंतर्गत इन्होंने किसकी व्याख्या की? इदम, अहम, पराहम, यानी इड, ईगो, सुपर ईगो, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, या कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इस तरह की जो विषय वस्तु बताई है वो किसने बताया? सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के अंतर्गत इसकी व्याख्या की हुई है। एक और सिद्धांत की बात करते हैं, जो अभी हमने बात किया, सीलगुड़ सिद्धांत, जो आलपोर्ट महोदय का है। आलपोर्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया? सीलगुड़ सिद्धांत, सीलगुड़ सिद्धांत। सीलगुड़ सिद्धांत किसने दिया? आलपोर्ट महोदय ने दिया हुआ है। इनका मानना है कि जो किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो विभिन्न प्रकार के सील गुणों, यानी गुणों, जिसको हम नैतिकता के संदर्भ रखते हैं, अच्छी बातें रखते हैं, नैतिक जो है उनका समायोजन होता है। कोई भी व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, जैसे उसके सील गुण होते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी वैसा ही होता है। ऐसे कैटल महोदय ने सिद्धांत दिया, कैटल का भी सील गुण सिद्धांत है, सील गुण सिद्धांत। तो कैटल ने भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को सील गुणों से युक्त माना है, लेकिन दोनों के लोगों के जो सील गुण है वो कुछ कॉन्सेप्ट अलग रखते हैं। लेकिन हमको यहाँ जो जानना है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है या हमारे जो क्वेश्चंस आने हैं, वो इसी के संदर्भ पूछना है कि किसका सिद्धांत है। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक के संदर्भ में पूछेगा, या तो कैटल को पूछेगा या फिर आलपोर्ट होंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे करके आपसे पूछता है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम आपको इसको दिखाते हैं। आगे एक युंग महोदय हैं, युंग ने एक बहुत फेमस सिद्धांत दिया हुआ है। युंग का जो सिद्धांत है वो भी मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत कहा जाता है, मनोविश्लेषणवादी। ये युंग को फ्रायड का सहयोगी भी कहा जाता है। उनके जो है सहयोग, इन्होंने क्या, उन्हीं की बातों को एक्सेप्ट करके इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया है। तो युंग ने जो व्यक्तित्व को डिफाइन किया, इनकी जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी की जो व्याख्या है वो बहुत ही फेमस है। आपको बहुत सी जगहों पे इनकी व्याख्या मिल जाती है कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। प्रकार के संदर्भ में भी उन्होंने प्रकार भी बताया। व्यक्तित्व के दो मुख्य प्रकार हैं, जिसको अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के नाम से हम जानते हैं। एक तीसरा प्रकार जो उन्होंने बताया, जिसको हम उभयमुखी के रूप में जानते हैं। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी का सिद्धांत जो दिया वो किसने दिया? युंग महोदय ने दिया हुआ है। किस सिद्धांत के अंतर्गत? व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के अंतर्गत। आगे एक सिद्धांत की बात करते हैं जो मैस्लो ने दिया। ये भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो जिन्होंने व्याख्यायित किया हुआ है वो आवश्यकता सिद्धांत, नीड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डेवलप करने के लिए आवश्यकता को सबसे महत्वपूर्ण माना, कि जितनी हमारी आवश्यकताएं होंगी हमारा डेवलपमेंट उसी के आधार पे होगा। तो इन्होंने व्यक्तित्व के विकास के कुछ स्टेप भी स्वीकार किए, जो आवश्यकताएं होती हैं उसके कुछ स्टेप भी स्वीकार किया। जैसे 5 स्टेप है इनमें। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए जो पहली आवश्यकता होती है वो जैविक आवश्यकताएं होती है। जब किसी व्यक्ति में जैविक आवश्यकताएं, नींद, भूख, प्यास जैसी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है, तो दूसरी आवश्यकता इन्होंने सुरक्षा करता है। तीसरी आवश्यकता जो है सामाजिक मांग, यानी समाज की आवश्यकता को उन्होंने स्वीकार किया कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक मांग भी हमारी पूरी होनी चाहिए। और चौथा इन्होंने आत्मसम्मान बताया है, और पांचवा जो है वो आत्म सिद्धि है। तो इन्होंने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में आवश्यकता के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित होने की बात इन्होंने की है। अगला सिद्धांत जो मुर्रे महोदय ने दिया, इनका सिद्धांत भी जो आवश्यकता सिद्धांत है, इनके सिद्धांत को भी आवश्यकता सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। तो इन्हीं सब तथ्यों को लेकर के इन्होंने भी अपने जो सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो उसके सामाजिक वातावरण के आवश्यकता के आधार पर डेवलप होता है। हम जिस भी समाज में हैं उस समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो हमको मोटिवेट करती हैं, और उन
मोटिवेशन से हम अपने व्यक्तित्व को यानी अपने आप को बहुत आगे तक डेवलप करते हैं। तो ये बातें जो ये विचार थे वो मुर्रे महोदय के हैं। इसके अलावा एक सिद्धांत और हम आपको बताते हैं, एडलर का वैयक्तिक सिद्धांत, वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, वैयक्तिक मनोविज्ञान। इन्होंने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डेवलप करने के लिए व्यक्तिगत कंडीशन को विशेष ध्यान दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत अनुभव से, व्यक्तिगत तथ्यों से जो है अपने व्यक्तित्व को डेवलप कर सकता है। और एक सिद्धांत व्याख्यात करें हम रोजर्स ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम सांवृत्तिक सिद्धांत या स्व सिद्धांत या अस्तित्ववादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें की जैसा कि एडलर महोदय ने किया है कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व डेवलप होता है वो खुद की आवश्यकता है, खुद को डेवलप करने से, खुद की एक्टिविटी के द्वारा ही डेवलप होता है। एक और सिद्धांत देख लीजिए, आइजेंक ने दिया। आइजेंक का सिद्धांत है प्रकार या शील गुण, प्रकारशील गुण का सिद्धांत। तो शील गुण के सिद्धांत इसके पहले भी हमने पढ़े, आल्पोर्ट ने भी शील गुण सिद्धांत दिया, कैटल ने भी शील गुण सिद्धांत दिया और आइजेंक ने भी प्रकारशील गुण सिद्धांत दिया। इन्होंने जो है कई प्रकार माने, शील गुण के प्रकार सिद्धांत माने, जो है ट्रेट टाइप्स थ्योरी किसने दिया? आइजेंक महोदय ने दिया हुआ है। इसके अलावा एक थ्योरी और हम समझ सकते हैं, व्याख्यात कर सकते हैं, ये इरिक्सन ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? वो इरिक्सन महोदय हैं। तो ये दोस्तों ये व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिनके नाम आप रट लीजिए और इनके प्रतिपादक कौन है उसको आप रट लीजिए। इससे आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स है। पहले तो टेट के एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता था, अब इसकी मात्रा कम है या रेयर में देता है, लेकिन सेटेट के एग्जाम में आपको ये परफेक्टली रूप से एक क्वेश्चन के योग बनाता है और सुपर टेट के भी जो एग्जाम है उसमें भी आपका इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो, ये एक आपका व्यक्तित्व नामक टॉपिक हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस व्यक्तित्व नामक टॉपिक से कि ये जनवरी 2020 में जो 8 जनवरी 2020 को एग्जाम हुआ था उसमें यह है कि कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अभी हमने इस वीडियो में देखा व्यक्तित्व का जो शील गुण सिद्धांत है उसके 3 अलग अलग मनोवैज्ञानिक है। कैटल ने शील गुण सिद्धांत दिया, यूंग और आल्पोर्ट ने शील गुण सिद्धांत दिया और आइजेंक ने प्रकारशील गुण का सिद्धांत दिया हुआ है। तो हमारा भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक शील गुण सिद्धांत या गुण सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है? इनमें 4 ऑप्शन हमारे पास फ्रायड है, कैटल है, आल्पोर्ट है और आइजेंक। फ्रायड इनको दिया हुआ है, आल्पोर्ट को दिया है, कैटल को दिया और आइजेंक को दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सीधा यहाँ प्रदर्शित है शील गुण सिद्धांत आल्पोर्ट का भी है, कैटल का भी है और आइजेंक का भी है। और किसका नहीं है? वो फ्रायड महोदय का। फ्रायड का कौन सा है? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर पिछले आए हुए कई क्वेश्चंस पेपर्स में जो अलग अलग सत्रों में एग्जाम हुए हैं आप उनमें देखेंगे तो आपको कुछ प्रश्न जरूर मिलेंगे। और मैं वादा करता हूं कि इस पूरे सत्र से ये जो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूरे वीडियो के माध्यम से आप व्यक्तित्व को डिफाइन कर सकते हैं और व्यक्तित्व को जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं आप उनको भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप इसका एक शॉर्ट स्क्रीन भी अपने पास रख सकते हैं जिससे आप इसको अच्छे से नोट आउट करके लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और कि आप जो है हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसके संदर्भ में नोट्स चाहिए या और भी क्लासें अटेंड करनी है तो वहाँ आप जो है इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और इस टेट, सीटेट और सुपर टेट के क्लास को अटेंड करने के लिए आप हमारी कोचिंग नवचेतना वागीशा एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ऑफलाइन क्लासें उपलब्ध हैं और
जो बेहतर से बेहतर फैकल्टी के द्वारा आपके सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अच्छे से क्लासेस चलेंगी। अगले हम आपको वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।